नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे जो कि पीएसआई सिलेबस में लिखी हुई है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सभी जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएँ किस प्रकार देश में चालू की गई थी और हम ये भी जानते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी और पंचवर्षीय योजनाओं को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि देश का विकास करना और विकास इस प्रकार करना है कि योजनागत विकास करना था। ठीक है, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में योजनाएं लाई गई, इसलिए इसको बोला गया पंचवर्षीय योजनाएं बोला गया। इंग्लिश में इनको बोलेंगे 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, अब ये जो लाने का काम किया जाता था उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था योजना विभाग। ये योजना विभाग पंचवर्षीय योजनाएं जारी करता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये योजना किनके द्वारा जारी की जाती थी या कौन बनाता था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब देखो इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग था 1950 में बना था, तो योजना आयोग को अब जैसे 25 चल रहा है तो 50 और 25 75 साल पूरे हो रहे हैं। और जब भी स्ट्रीम में कोई इस प्रकार का टाइम पीरियड आता है, 25 हो गए, 50 हो गए, 75, 100 वर्ष, इस प्रकार 5 की सीरीज में चलता है ना, 5 के पहाड़े में, तो वहाँ से निश्चित रूप से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इनका इतिहास देख लेते हैं किस प्रकार थी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छोटी सी पीडीएफ है, बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास जानते हैं। पहले अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जनसमर्थन मिला था। फिर 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह बनता है जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है, और वैसा प्रश्न पूछा हुआ है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव था और ये 1944 में उद्योगपतियों द्वारा एक समूह एकजुट किया गया था। फिर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहले व्यक्ति कौन थे जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था, तो आपको ध्यान रखना जोसेफ स्टालिन थे और ये सोवियत संघ में थे, मतलब रूस था ना उस समय। रूस का 1991 में विघटन कर दिया गया, USSR। ठीक है, फिर रूस बना था तो उसका पुराना नाम था सोवियत संघ। 1928 में ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। फिर आगे है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। ठीक है, तो आपसे ये कोटेशन एक कथन दे दें तो आपको ध्यान रखना है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चली है वो आज़ादी के बाद में चली है। आगे है, अब इनका कॉन्सेप्ट किस प्रकार था, तो हमने इतिहास जाना कि आपको इसमें बॉम्बे प्लान याद रखना है। बॉम्बे प्लान क्या था पूछ लिया जाए, कब बना था, 1944 में बना था। और दूसरा फैक्ट इसमें आपको ध्यान रखना कि प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था, तो जोसेफ स्टालिन थे। और कहाँ के थे ये, सोवियत संघ के थे, 1928 की बात है। फिर आगे चलते हैं, तो इनकी अवधारणा, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, किस प्रकार ये काम करती थी, वो हम देखेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 साल के लिए अपनी आमदनी और खर्चों की योजना होती थी, जिस प्रकार वर्तमान में बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बजट के लिए खाका तैयार किया जाता है कि हम इस वर्ष के लिए इतना बजट इसमें रखेंगे। तो उसी को लिए जैसे आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद में हम अपने देश का किस प्रकार विकास करें और अपनी जो भी आय होगी, जो भी खर्चे होंगे, उनको किस सेक्टर में किस प्रकार नियोजित रूप से उनका व्यय किया जाए, तो इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक अवधारणा बन के तैयार आती है। ठीक है, और ये पंचवर्षीय योजना बॉम्बे प्लान के तहत चालू हुई थी। हमने 44 में 28 में ये देख लिया हमने। फिर
केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांट दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना, जिसमें एक था गैर योजना बजट और एक योजनागत बजट। तो एक तो योजना के लिए जिस प्रकार वर्तमान में जैसे राजस्थान सरकार है, तो राजस्थान सरकार के लिए एक तो योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है, और एक चलाई जाती है फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप योजना में सरकार को पैसा लगाना ही पड़ता है, हर बजट में अलग से उनके लिए बजट प्रस्ताव पारित होते हैं, जैसे इस साल के लिए इतना बजट लगेगा और बाकी हम योजना नई स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए इतना बजट लगेगा। तो उस समय केंद्र सरकार के बजट और राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांट दिया गया था, आपको ये ध्यान रखना। फिर गैर योजनागत बजट सालाना दैनंदिन मद्दों पर खर्च किया जाता था और योजनागत बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता था। तो जो योजनागत बजट था वो यूज होता था पंचवर्षीय आधार पर, जो योजनाएं बनती थी जिसे पंचवर्षीय योजनाएं बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि कोटेशन दे दे, मतलब एक कथन दे दे कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आगे है वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। इस संदर्भ में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है, जो कि 2017 तक चली थी। अब आपको इसमें एक चीज़ का कंफ्यूज नहीं होना कि नीति आयोग 2015 में बन गया था, नहीं, बन तो गया था, लेकिन 2012 से 2017 तक जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है, इसके 3 साल तो पूरे हो गए थे, फिर बना था नीति आयोग। तो नीति आयोग ने जो अपने जो एजेंडे तैयार किए थे 3, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 तक चली थी, आपको ध्यान रखना है। आगे है पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, क्रियान्वित करने और विनियमित करने का कार्य किसको दिया गया था? योजना आयोग एक नामक संस्था को दिया गया था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए, जो हमने बात कर ली। आगे इस संदर्भ में नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें एक तो था, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट्स। देखो इन्हीं के संदर्भ में जैसे वर्तमान में किया जा रहा है विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047, ये जो एजेंडा जो हमने मिशन तैयार किया उस नीति आयोग की 3 दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हमने इसको बनाया है। तो आपसे पूछ लिया कि नीति आयोग के कौन कौन से 3 दस्तावेज हैं, ये उसके किस प्रकार के एजेंडे, तो वो दे देगी 3 वर्ष का एक्शन एजेंडा, है ना, और ये बीच में आ जाएगा 7 का तो मध्यम अवधि का रणनीति पेपर, और 15 का सबसे बाद में आएगा, तो 15 का हम विजन रखेंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब तक की बात में हमने ये जाना कि अगर इसका सार निकालें तो इसमें कौन कौन से फैक्ट याद रखने लायक है। पहला तो बॉम्बे प्लान क्या था, इसका संबंध किस प्रकार था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। विश्व में सबसे प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने वाला देश कौन सा था, देश और व्यक्ति, ये ध्यान रखना। फिर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगी पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य किसका था, योजना आयोग का, ठीक। और चौथा प्रश्न, नीति आयोग कब बना, नीति आयोग कब बना, ठीक है, और इसके किस प्रकार की जो 3 रणनीतिक प्रस्तुतिकरण के डॉक्यूमेंट्स है, किस प्रकार इसका विजन है, वो आपको इसमें मोटा मोटा 4 बात इसमें ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। तो देखो इसमें पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने से पहले हमें इस प्रकार में क्या क्या पढ़ना होगा जो हमारे एग्जाम में पूछे लायक है। सबसे पहले तो हमें इसमें यह जानना होगा कि ये किस मॉडल पर आधारित था, यानी कि मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता था, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक मॉडल दिया जाता था, उसी व्यक्ति के नाम पर उनको नाम दिया जाता था ये फलाना मॉडल है, ठीक है। फिर इसमें एक लक्षित रेट तय की जाती थी कि हमें इतना विकास करना है, फिर उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता था कि इसमें हमने कितना प्राप्त किया, कितना अचीव किया। डन। प्राप्त करने के बीच में हमने इसमें कौन कौन सी संस्थाएं बनाई, पर प्राप्त करना है कुछ लक्ष्य में, तो उन प्राप्त करने के लक्ष्यों के लिए हमें कुछ संस्थाएं भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो कौन सी संस्थाएं बनाई गई, फर्स्ट बात। और फिर अदर फैक्ट, और एक अदर फैक्ट में आपको ध्यान रखना है, इस पंचवर्षीय योजना में किस विषय पर अधिक ध्यान दिया गया, किस विषय पर अधिक ध्यान दिया गया,
तो मोटे तौर पर प्रश्न तो यहीं से पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये कि इसका विषय क्या था, थीम क्या थी इसकी, डन। एक इसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा मॉडल था और इसमें हमने कौन सी रेट रखी और हमने कितना इसमें अचीव किया। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये 3 टाइप से बन जाते हैं, लेकिन एक अदर क्वेश्चन बन जाए तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे ये संस्थाएं हैं, तो संस्थाएं जैसे मान लो आपने हिस्ट्री में पढ़ी है, जियोग्राफी में भी पढ़ी है ना, वहाँ से भी आप क्लिक कर लोगे तो ये आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि को लेकर, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि को लेकर आपको ये ध्यान रखना है। उसी के आधार पर ये संस्थाओं को आपको रटना कम पड़ेगा और आप इजीली अपने क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए। पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 तक चलेगी, ठीक है। देखो, जब पहली अंतरिम संसद खत्म हुई थी ना, वो संविधान सभा वाली 1952 में हुई थी, लेकिन आपको ध्यान रखना कि 1951 से 1956 तक ये चल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ध्यान दिया ना आपको, देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया, क्योंकि उस समय हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें आर्थिक विकास को मजबूती देनी है, ठीक है। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों में, यानी कि 1960 और 1970 के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए, ठीक है। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था, अर्थात भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया। देखो, हमें अगर आर्थिक विकास को मजबूती देनी है तो उस समय हमारे पास इतने उद्योग धंधे थे नहीं कि हम उनके आधार पर अपने देश का आर्थिक विकास कर सके। उस समय जो ज़्यादातर जो जनता थी या लोग थे वो निर्भर थे कृषि पर, ठीक है, कृषि पर निर्भर थी। तो हमें कृषिगत जो गतिविधियां था उन्हीं के तहत हमें आर्थिक विकास को मजबूती देनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी लगभग 50% से अधिक आबादी कृषिगत कार्यों में संलग्न है। ओके, तो अब कृषि को विकास को बढ़ावा देना है, कृषि को जो गतिविधि है उसको बढ़ावा देना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बांध, भाई सिंचाई की सुविधा भी तो चाहिए ना, तो हम इसमें बनाएंगे बांध। साथ में कुछ सिंचाई परियोजनाएं भी बनाएंगे, जैसे राजस्थान में गंगा नहर परियोजनाएं बनती है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं बनती है, तो उनकी नींव तो उसी समय लग गई थी, तो हम परियोजनाएं बनाएंगे, ठीक। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं इसमें। फिर कृषि पर ध्यान देना है तो हमें इसमें भाखड़ा नांगल बांध बनाना स्टार्ट किया। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसने बजट बढ़ाने पर अधिक जोर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट की बात है ये। 1956 के अंत तक जो इसका एंड था, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित अवधि 2.1% थी, और जबकि हमने प्राप्त किया 3.6%। अब देखो इसमें कौन कौन सी बातें जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखनी, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे प्रथम तो आपको ध्यान रखना इसमें किस पर जोर दिया। अब आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लेने, आपके एक पेज में ये कंप्लीट हो जाएंगे। आर्थिक विकास पर जोर दिया। दूसरा, किसने ये तर्क दिया था कि हमें धीरे धीरे विकास करना, तो के.एन. राज। इसको ऐसे याद रखो, जिसे अंग्रेजों ने राज किया उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, तो अब छोड़ देंगे तो हमारे विकास भी धीरे धीरे होगा ना, तो राज से आप याद रख लेना, राज और धीरे धीरे विकास। फिर अब मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो गतिविधि थी वो कृषिगत इनमें ज़्यादा थी, तो उसके लिए हमें बांधों का इनका प्रयोग ज़्यादा करेंगे। तो आपसे पूछ ले कि बांधों सिंचाई का सर्वाधिक निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो आपको पहली पंचवर्षीय योजना याद रखनी है। फिर दूसरी, इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसको ऐसे याद रखना, हमने बनाए डैम, क्या बनाए? डैम। डैम से आप डोमर याद रख लेना, डोम डैम, डैम डोम, इस प्रकार इसको याद रख लेना। ये मॉडल क्या था वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको इसमें मोटा ध्यान रखना कि इसने कहा था कि हमें बचत बढ़ानी चाहिए, यानी हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना बल्कि हमें बचत बढ़ानी चाहिए, ताकि हम अगले जो फ्यूचर में हमारा जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे उसको अचीव कर सकें।
तो ये मॉडल बनाएंगे। फिर कृषि में जैसे हरित क्रांति पढ़ते हो आप, हरित क्रांति हो गई। तो इन गतिविधियों के लिए उच्च क्वालिटी के बीजों का निर्माण करने के लिए हमें संस्था भी चाहिए। तो उन संस्थाओं के लिए हमें 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना कर देते हैं। देखो पहली 5 वर्ष के लिए थी, इसलिए 5 बना दी गई, इस प्रकार इसको याद रख लेना। फिर इसमें रेट रखी गई 2.1 और हमने प्राप्त किया 3.6। तो ये मोटी मोटी बात आप इसमें याद रख सकते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, लक्षित दर और ये विकास दर को। देखो पहली चली थी फर्स्ट से पहले आप 2 कर देना इधर, यानी इसको 12 समझ लेना आप, 12 और 12 36 होता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा उल्टा कर देना फिर। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर अगली आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी में हम ध्यान देंगे, कृषि हो गया। दूसरा हमारा सेक्टर आता है उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन करने का कार्य किसने किया? पीसी महालनोबिस ने, क्योंकि बहुत बड़ी अर्थशास्त्री थे। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया, यानी कि वो पहले वाले बोल रहे थे ना कि हमें धीरे धीरे विकास करना, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस पर इन्होंने जोर दिया। सारी बातें याद हो जाएगी, ये बारे में को रीड कर लेते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित रेट रखी गई 4.5 और हमने प्राप्त की इसमें 4.27। ठीक है, 1956 से 1961 तक ये निकलती है। इसी बीच में हमारे उद्योग धंधों का सर्वाधिक विकास होता है। अब देखो आपको पता है कि अगर संरचना का हमें विकास करना है, संरचना का विकास करना है, तो जैसे कारीगर होता है, वो कारीगर आपको टाइम देता है कि आपको 1 महीने में हम मकान तैयार कर देंगे, लेकिन 1-2 दिन एक्स्ट्रा निकल भी जाते हैं तो उसमें कोई हम ज़्यादा ये करते नहीं है कि आपने ये बोला था, आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो हमने बढ़िया लक्ष्य हासिल इसमें कर लिया था, 4.5 था हमारा और 4.27 हमने इसमें प्राप्त कर लिया था। तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो उद्योग धंधों को चलाने के लिए चाहिए बढ़िया नॉलेज, यानी कॉमर्स का बच्चा चाहिए, कॉमर्स या फिर अर्थशास्त्री चाहिए। तो उस समय हमारे बढ़िया अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस साहब। ठीक है, तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने क्या कि हम तीव्र करेंगे, हमें संरचना का जो परिवर्तन है वो 5 साल में करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि देश बढ़ा है तो संरचना का विकास बहुत धीरे होगा, हमें इसमें त्वरित विकास करना होगा। पहली बात याद होगी। फिर हमें क्या करना है, देखो विदेश से तो हम उद्योग धंधों को चला नहीं सकते। सबसे पहले हमारे घर में है, यानी कि आपके पास जैसे नोट्स है, आप उन्हीं को पढ़ोगे, फिर बाद में उनमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे जो घरेलू उद्योग है उनकी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आयात है ना, उस पर शुल्क लगाना पड़ेगा। डन, याद हो गया। तो चलिए अब हम तीसरी बात याद करते हैं। तो दूसरी किस पर थी? उद्योग पर थी, और पहली किस पर थी? कृषि पर थी। पहला मॉडल कौन सा था? डोमेन मॉडल था। और दूसरा मॉडल कौन सा था? पीसी महालनोबिस मॉडल था। ओके, पहली पर किस पर विकास पर ध्यान दिया गया? कृषिगत और डैमों पर। ठीक है, तो डैम से डोमेन हो जाएगा। और उसमें पहली में कितनी रेट रखी गई? 2.1 रखी गई। प्राप्त कितनी की? इसका 3 गुना कर दो 12 का। ठीक है, और इसमें कितना रखा हमने? 4.5। और प्राप्त कितना किया? 4.27, यानी कि लगभग 4.3 के समथिंग। डन हो गया। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हो। कैसे? 1 सेकंड। ओके, 4.3 भी याद रख सकते हो। अब ये दूसरी है ना, तो इसमें से जो 4.5 है उसमें से 2 कम कर दो, यानी कि 4.3 हमने प्राप्त किया है। अब हम आगे चलते हैं। फिर है तीसरी पंचवर्षीय योजना है। दिनांक इसकी 1961 से 1966 तक, बढ़िया 5 साल तक ये चली। इसमें क्या हुआ? अब इस बीच में आपने पढ़ा होगा कि हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति। फिर कृषि, अब इसमें देखो क्या क्या होता है। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो हरित क्रांति का जो सबसे प्रमुख विषय था वो था गेहूं की उत्पादकता पर बढ़ावा देना। क्योंकि उस समय जैसे 1966 में 66-67 में हमारे देश में आपातकाल लग गया था। ठीक है, 67 से 68 और 69, इनके बीच में इतनी विफलताएं देखने को मिली, जैसे किसी समय युद्ध हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, आपातकाल पड़ गया। तो देश में आर्थिक विकास मतलब खाने को लेकर भूखमरी की समस्या बहुत तीव्र गति से बढ़ गई।
तो फिर जैसे हमने पहली में पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास तो हमने कर लिया, लेकिन खाने के लिए गेहूँ नहीं थे, तो हमने तीसरी में गेहूँ को प्राथमिकता दी। फिर क्या हुआ, राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिए गए, क्योंकि गेहूँ जो कृषि है वो राज्य तो करेंगे, केंद्र तो करेगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया, ताकि लोग शिक्षित हो सके और उच्च क्वालिटी के बीजों का उपयोग कर सके। जमीनी स्तर तक ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई, जो कि 1960 के बाद में स्टार्ट होती है। जैसे पहली में पंचायतों की 1952 में स्टार्ट हो गई थी, है ना। फिर 1959-60 के समथिंग नागौर से पंचायतों की स्टार्ट हो गई थी। आगे देखते हैं, इसमें देखो ये और तो छोड़ो, आप याद हो या नहीं हो, एक तो ये पहली वाली याद रख लेना, दूसरी है इसमें लक्षित दर कितनी थी, 5.6% थी। लेकिन देखो मैंने पहले बताया आपको, इसमें कुछ विफलताएं हमने देखने को मिली, इसलिए हमें इतना हम प्राप्त नहीं कर पाए। हमारी जो रेट रही वो मात्र 2.4% ही रही, जिसका मुख्य कारण माना गया चीन भारत युद्ध 1961, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था इसमें हो गई कमज़ोर हो गई। तो फिर हमें इसमें कुछ गैप लेना पड़ेगा। 3 साल का गैप लिया हमने, कब 1966 से 67, 67 से 68 और 69 तक हमने 3 साल इसको गैप दिया गया, जिसको नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इसका क्या नाम था, योजना अवकाश, ठीक है। अब देखो इसमें एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं, हम ज़्यादा इसमें भागेंगे नहीं, आराम से चीज़ों को याद करेंगे। पहली में देखो रेट रखी गई है आपकी 2.1, प्राप्त की 3.6, ओके। दूसरी में हमने 4.5 रखी, प्राप्त की 4.27। फिर हमने 5.6 रखी, लेकिन हमने प्राप्त की 2 कुछ समथिंग, ठीक है। तो हमें याद रखना, देखो 2 का 4 हो रहा है, 4 से फिर 5 आ रहा है, ओके, 4 3, इस प्रकार इनको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब तीसरी में हमने इसमें जोड़ दिया गेहूं की खेती पर, तो उसके लिए राज्यों को निर्देश दिया गया आप राज्य में खेती करें या शिक्षा का प्रबंधन करें। लेकिन 1961 65 का युद्ध, पाक युद्ध या चाइना का युद्ध हो जाता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को पड़ती है, क्योंकि हमने पहली में हमने सोचा था कि हमें आर्थिक विकास तो करना है, लेकिन बचत पर भी ध्यान देना होगा। हमने बचत पर ध्यान दिया नहीं और हमारी अर्थव्यवस्था पड़ जाती है मंद में। फिर हमें 3 साल का इसमें गैप लेना पड़ता है। तो आपको जो ये योजनाएं है वो अब जैसे 51 से 56 तक चली, 56 से फिर 61 तक चलती है, और 61 से 66 तक चलती है, ठीक है। इस प्रकार ये चलती है। अब इस बीच में मान लो आपको चौथी पंचवर्षीय योजनाएं पूछिए, तो आपको 66 से 71 नहीं करना इसमें, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 साल का इसमें गैप पड़ गया है। अब आपकी योजनाएं आएगी वो आसान आ जाएगी। अब है चौथी पंचवर्षीय योजनाएं 69 से 74 तक चलती है। तो इस समय आ जाती है देश में इंदिरा गांधी का कार्यकाल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया, जो जैसे हम भी करते हैं। जैसे मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, भूलवश आपसे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने जो पुरानी गलतियां उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में भी ये प्रयास किया गया और इसका नाम दिया गया गॉडगिल फार्मूला। तो गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के विकास जो हमारी टफ हो गई थी ना, तो उसके साथ हमें विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, ओके। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, जैसे हमारी स्थिरता हो गई थी ना तीसरी में, तो उसके साथ हमें विकास भी करना है और हमें खुद पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम दूसरों के साथ मतलब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, है ना, और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसी बीच में ये डीपीएपी सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1972 से 73 के बीच में चालू कर दिया गया, ताकि जो सूखा वाला एरिया है वहाँ पर भी कृषि की जा सके, है ना, उनका विकास किया जा सके, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भी तो बनना है ना। इस योजना की जो टारगेट रेट रखी गई 5.6 थी। चौथी
5वीं है ना, 5.6। फिर इसमें से आपको 2 कम कर देना, यानी कि 3.6 हमने इसमें प्राप्त कर लिया, यानी लगभग अच्छा टारगेट था। जैसे मान लो आप रिकवर बढ़िया तरीके से में हो रहे थे, तो हमने अब तक देखो पहली और जो चौथी थी उसकी लक्षित रेट लगभग सेम नहीं, पूरी सेम है, ठीक है। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना है, वो 69 से 74 तक चली, अब ये 74 से 78 तक चलेगी। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं में, ठीक है। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र और सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण से के क्षेत्र में प्रवेश कर, ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना आपको, इसमें ये ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, 5वीं में दिया गया था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। अच्छा शब्द प्रश्न पूछा जा सकता है। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। NMP को DPR दर द्वारा तैयार किया गया था। अब सही दिख रहा होगा आपको। इसकी लक्षित रेट रखी 4.4, जिसे हमने पहले ही 5.6 रखी ना, तो हमें 3.6 प्राप्त हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब रोजगार है तो उसको थोड़ा मतलब थोड़ी रेट कम रख ले, तो लेकिन हमें लगभग प्राप्त हो जाए तो हम इसको सक्सेस रेट मानेंगे। लेकिन हमें प्राप्त हुई 4.8, यानी कि हम प्लस पॉइंट में थे, क्योंकि जो चौथी थी उसमें बड़ा रिकवर कर चुके थे, तो हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार आ जाती है, सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। इसलिए योजनाएं इसे 74 से 79 तक चलनी चाहिए थी, लेकिन 78 तक की योजना चलती है। क्योंकि आपको पता है, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि उस समय जो राजनीतिक रूप से जो हलचल हो रही थी, एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार फिर बीजेपी आ गई। यहाँ पर बीजेपी नहीं बोलेंगे, उस समय जो जनसंघ पार्टी इस प्रकार कुछ नाम था उनका, कंफर्म नहीं नाम क्या था उसका, ठीक है। अब आता है इसमें 2 साल का एक प्लान, जिसको बोला जाता है रोलिंग प्लान, ठीक है। देखो एक तो आ गया 66 से 69 तक अवकाश योजनागत अवकाश, ठीक है। अब ये दूसरा गैप आता है, इसमें क्या था, ये अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं को खारिज कर दिया। ये जनता पार्टी थी, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी नहीं था वो। और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत कर दी। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिए गए। जिस प्रकार पॉलिटी में कांग्रेस की सरकार आती थी, कांग्रेस की सरकार आती थी, तो जहाँ पर भी देश में जो जनता पार्टी थी, जेपी लिख देता हूँ इसको, उसकी सरकार को खारिज कर दिया जाता था, बर्खास्त कर दिया जाता था। ये आती थी तो इसकी कर देती थी। तो अब इसने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, ठीक है, इसकी चली। जब ये आ गई गवर्नमेंट, तो इसने इसकी खारिज कर दी और अपनी स्टार्ट कर दी। तो एक अस्थिरता का दौर था, ठीक है। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वास्तविक रूप से किया जाता है, और उस मूल्यांकन के आधार पर अगले 5 वर्ष एक योजना तैयार की जाती है, बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना कि ये प्लान कब आया था और इसमें ये हुआ क्या था मुख्य रूप से, ठीक है। ये कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो इसमें पूछा जा सकता था कि कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं ये पश्चात आया था, और इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, और पंचवर्षीय योजनाएं दिनांक 1980 से 85 तक ये चलती है। ओके, इसमें क्या हुआ था, जूम कर देता हूँ ताकि आप आराम से पढ़ सके। मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया, बहुत इम्पोर्टेंट। इसने नेहरूवादी समाजवाद यानी कि नेहरूज्म वियन सोशलिज्म के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में कर दी गई, जुलाई में। और लक्षित रेट रखी गई 5.2%।
पाए कितना 5.7%। तो ये योजना सफल रह जाती है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बनेंगे इससे। पहली बात तो क्वेश्चन बनेगा आपको कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। तो आपको याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना। फिर नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में कौन सी पंचवर्षीय योजना को देखा जा सकता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना है। परिवार नियोजन कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना है। शिव रमन समिति की सिफारिश पर कौन से बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड की। तो आपको नाबार्ड याद रखना 1982 जुलाई में स्टार्ट हुआ था। फिर इसकी रेट तो हमें याद रखनी है 5.2% थी। 5.7% हमने इसमें प्राप्त किया। तो ये योजना बहुत अच्छी तरीके से सफल रह जाती है। आगे चलते हैं। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना, दिनांक होगी इसकी 85 से 90। ओके, 85 से 90। इसमें क्या होता है, इसमें आ जाती है राजीव गांधी सरकार। ये योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। फिर इसने देखो राजीव गांधी जो थे ना, जैसे भारत में भी 1983 में राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई थी ना, तो उन्हीं ये जो देन थी ये राजीव गांधी जी की देन थी। देखो अब तक हम इसमें बात कर रहे थे, कृषि की बात कर रहे थे, हम उद्योग की बात कर रहे थे, ठीक है, सेवा की बात कर रहे थे, ये बात हो रही थी। फिर चौथी में आते थे हमने गेहूं की बात कर ली। जैसे गेहूं की बात होगी तो अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाती है ना। तो उसकी जो अस्थिरता थी उसको हमने वापस तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के आगे और नहीं बढ़ रहे थे, अर्थात हम टेक्नोलॉजी का साथ छोड़ रहे थे। तो फिर साथ देने कौन आए, राजीव गांधी। तो साथ से आपको 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं याद रखनी है। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर को सुधार पर इस पर जोर दिया गया। अन्य उद्देश्यों में क्या था, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, ओके, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना इसमें शामिल था। तो ये योजना अच्छी योजना थी, इसमें लक्ष्य अच्छा रखा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए मजबूत आधार प्रदान किया, जिसे हमने इसमें अच्छी रेट इसमें प्राप्त हुई थी छठी में। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित तथ्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। रेट रखी गई 5%, प्राप्त किए हमने सबसे अब तक सबसे एक्स्ट्रा थी इसमें 6.01%। ओके, तो इसमें देखो आपको मोटा मोटा याद रखना है, क्या याद रखना है इसमें आपको याद रखना है ये कौन से मॉडल पर थी, राजीव गांधी जी के मॉडल पर। इसमें जब ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो गया टेक्नोलॉजी को आगे और बढ़ाने को लेकर। इसी बीच में तो आपके जो पटना आपकी मिसाइलें थी वो बनाई गई थी। अब इसमें मान लो ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से कार्यक्रम किए गए, तो आपने जो पढ़ा है जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में आपने इस समय में जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो उसको आप यहाँ पर यूज़ करना कि ये कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। ओके, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। जैसे नैनो विकास, नैनो विशन कब आया आपसे पूछ ले, है ना, आपसे ये पूछ ले कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चालू किया गया, मरु विकास कार्यक्रम कब से कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू गया। तो आपको डेट तो पता है, जैसे 77 में चालू किए गए। अब 77 में आपको सर्च करना है कि 77 में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ठीक कर सकते हो। फिर दूसरा इसमें टारगेट रेट रखी गई, इसमें प्राप्त की 5 से भी 1 पॉइंट ज़्यादा। अब इसमें देखो ये गलती करवा सकता आपको, इस प्रकार देखिए कि हमने इतनी प्राप्त की, आपको इसमें ये गलत कर देना, 5 से 1 ही ज़्यादा था तो ये 1.9 होकर 0.01 हो जाएगा, ठीक है। अगली या पंचवर्षीय योजना को बाद में ये गैप आ जाता है, वार्षिक योजनाएं 90 से 92। 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी, बाद के वर्षों में 1990 से 91 और 91 को 92 को वार्षिक योजना के रूप में जाना गया। इसका कारण क्या था, काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। जैसे हम जानते हैं 1991 के बाद में हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया था,
7 दिन का रहा था, वो आपको सारी बातें इसमें कंफर्म पता है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। उसके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी मॉडल नाम दिया गया था, की शुरुआत की गई। अब आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें दिनांक आपको याद रखनी है 8वीं के 92 से 97 तक। ठीक है, इसको देखो कैसे याद रखोगे, इसको इस प्रकार याद रखना, ये 92 है, उसमें 8 जोड़ते 2000 आ जाएगा, तो आपको ये डेट याद हो जाएगी। वरना इसमें हम कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये 90 से थी, 92 से थी, है ना। इसमें देखो फिर वापस उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में। 8वीं पंच योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना। ओके, इसके लक्ष्य क्या थे। सबसे पहले तो जैसे WTO ने बोला आपको कि पहले आपकी जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रित करो। ओके, कर लेंगे। फिर क्या करोगे, आप अपनी गरीबी कम करो, लोगों को रोज़गार दो, आपकी जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास करो, कर लेंगे। फिर आपका जो पर्यटन है उसको भी एक आर्थिक विकास का मतलब आर्थिकता दरिया मतलब जरिया मान सकते हो, उसका प्रबंधन करो। मानव संसाधन विकास दर पर ध्यान केंद्रित करना, इसके बहुत सारे लक्ष्य थे। फिर इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल करने का फिर भी जोर दिया, जैसे 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था ना 93 में, तो वो इसी पंचवर्षीय योजना का भाग था। तो आपको इस प्रकार इसमें याद रखना है। तो इसमें रेट कितनी रखी गई, 5.6%। प्राप्त कितनी की हमने, 6.8%। ठीक है, अब देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो फिर सक्सेस भी अच्छी मिलती है। तो आपको पढ़ाई के साथ अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो आपको सक्सेस फास्ट मिलेगी। तो इसमें क्या क्या याद रखा आपने, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। आधुनिकीकरण तो आपको आज से 8वीं याद रख लेनी है। आधुनिकीकरण आज से 8वीं याद रखनी है, क्योंकि 7वीं में हमने साथ दिया था किसका, टेक्नोलॉजी का, फिर 8वीं में आ गई। इसके बीच में हमने कौन कौन से कार्य कर लिए, एक तो पंचायती और नगर पालिकाओं का हमने शामिल कर लिया 92 93। फिर 95 में आ जाओ, 95 में हमने WTO का सदस्य बन गया। ओके, फिर इसमें हमने रेट रखी 5.6, प्राप्त कितनी कर ली हमने 6.8। तो ये आपको याद रखनी है, जैसे 5 6 और ये 8वीं तो 6.8, इस प्रकार ये याद रह जाएगी। एक भी अगर हम पॉइंट पकड़ लेते हैं तो हमें चीज़ें याद रह जाती है। तो अब तक कोई भी पंचवर्षीय योजना में लास्ट में 8 नहीं आया, जिसकी सक्सेस रेट पीछे 8 थी। ठीक है, तो 8 से आपको 8वीं याद रख लेनी है। ये मान लो कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन में इस प्रकार दे देगी, 6.4 रही, 6.5 रही, 6.8 रही, 6.7 रही, तो आप तो पकड़ लो कि यार 8वीं में केवल एक में था, केवल 8। ओके, अगली है 9वीं की जो डेट थी वो थी 97 से 2002 तक। इसमें क्या क्या ध्यान दिया गया अब देखते हैं। इस बीच में आ गई थी अटल जी की सरकार। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत से 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया, कोई खास नहीं है। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान दिया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, तो एक में है वंचित वर्ग, आत्मनिर्भरता विकसित करना और देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो इसी के लिए तो 87 वाले जो संशोधन हुए पारित हुए थे वो इसीलिए पारित हुए थे। और इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। ये ज़्यादा हो गया, आपको इसमें कौन कौन सी याद रखने वो आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। फर्स्ट तो आपको इसमें याद रखना है ये वाली, संयुक्त रूप से कौन सी में प्रयास किया, क्योंकि ये पहली में है तो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता इसी में आई थी। ओके, इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा
2 और तीव्र विकास के लिए ध्रुव ये तो छोड़ सकते। निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना। तो ये आपको पॉइंट लिख लेना है, ये आपको इसमें याद रखना है। अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ तो आप उसमें ये चीज़ें लिख सकते हो। डन। फिर इसमें आपको रेट तो याद रखनी है। अब 97 का 7 उठाओ तो 7.1। अब देखो ये बहुत ज़्यादा हो गई थी, सबसे ज़्यादा रेट हमने 7 इसमें रखी है 90 में 7.1। तो हमें प्राप्त कितनी होगी, 7 में से 1 कम किया तो 6 और 7 रे 1 को जोड़ा तो 8, तो 6.8 इसमें प्राप्त हुई है। ओके, चलिए आगे स्टार्ट कर। देखो 6.8 भी इसकी थी और 8वीं की भी 6.8 ही थी, दोनों याद रह जाएंगी। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना, समय 2002 से 7 तक, 2002 से 7 तक। इसमें क्या क्या रखा गया, किस प्रकार इसमें लक्ष्य थे, क्या इसमें देखने को मिले, देखते हैं। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा। ओके, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि समावेशी और समान विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग था। तो आपको याद रखना 10। देखो समान विकास का नाम ना समान रूप से विकास, 5 जैसे बोलते हो ना 50-50, तो आप इसको 10-10 याद रख लो, इसको 5 से काट दो भाई, 10-10। तो ये 10वीं में थी समान विकास, रख ली। समान विकास के साथ फिर हमने इसमें रिकॉर्ड भी, तो देखो जीडीपी कितनी रखी हमने इसमें 8%, तो 8-10 समान हो गए ना। आगे देखते हैं, अब वो 50 वाला यहाँ पे काम आएगा कैसे। इसका उद्देश्य है गरीबी को 50% तक कम करना, तो वो 50 हो गए ना, 50-50 कर लेंगे हम। और फिर 8 आया था ना, 8 से अब 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। तो उस समय जो देश की जनसंख्या थी वो 80 मिलियन लोग थे, जो वर्तमान में डबल हो चुके हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करना था। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई इसमें। देखो किस प्रकार याद होगा ये, इसमें हमने याद करने के लिए याद किया 50-50, इसको हम काटेंगे 10-10, तो ये 10वीं में तो हो गई। 10वीं में हम करेंगे समान रूप से विकास, तो समावेशी समान विकास हो गया, डन। फिर इसमें हमने रिकॉर्ड रखा 8% का, और 50 से हमने 50 कर दी, और 8 को 10 से गुणा करके 80 मिलियन लोग हो गए, ठीक है। और समान विकास करना तो इसके लिए हमें पहले जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उसको दूर करना पड़ेगा। तो आप इनमें कॉमन सेंस के आधार पर इसको सही कर सकते हो। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। तो ये 2007 तक चलती है ना, तो ये कोई खास है नहीं। अब इसमें लक्षित रेट कितनी थी, 8.1, प्राप्त हुई 7.6, लगभग बराबर इसमें प्राप्त हो गई थी। तो ये आपकी हो गई 10वीं पंचवर्षीय योजना है। अब है 11वीं पंचवर्षीय योजना है, वो चली थी 7, ये चलेगी 12 तक। इसमें क्या क्या हुआ, 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसने उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, यानी कि अब ये कॉलेज पर आ गई है। जैसे आप 11वीं हो गई, 11वीं में जाते हो, जैसे आपकी माध्यमिक हो गई 10वीं तक, फिर आप जाओगे उच्च शिक्षा में, यानी कि 11वीं क्लास में। तो ये 11वीं उच्च शिक्षा से संबंधित थी। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने उद्देश्यों के साथ बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण थी। उदाहरण वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार आ गया, अप्रैल 2010 में पारित हो गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया था। अब इसका मुख्य जो विषय वस्तु थी वो थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास। जैसे 10 में तो समावेशी और समान विकास था ही, लेकिन 11 में क्या है कि अब 11 में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको जैसे 10वीं की बोर्ड में आपने पास कर लिया, 11वीं में तो आपके पास सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो उनको आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने नई सब्जेक्ट लिए, तो उसमें आप इतने गोखुर नहीं हुए, ठीक है। इसका उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता और लैंगिक समानता में भी कमी लाना था। तो पर्यावरण स्थिरता वाला पहली बार ही आया है। इसकी रूपरेखा तैयार की थी सी रंगराजन ने। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। रेट रखी गई इसमें 9%, प्राप्त हुई 8%, ठीक है। इसको देखो कैसे याद रखेंगे,
जुगाड़ बैठा थे इसका भी। पहली तो है ये, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। फर्स्ट बात तो आपको याद रखनी है 11वीं, ओके 12 तक चलेगी, तो 11-12 तो आपको ये याद हो जाएगा। जैसे ही याद हो जाएगा फिर आप करोगे इसमें और अधिक समावेशी विकास। तो अधिक समावेशी विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था, डन। फिर आप इसमें रेट रखोगे 9%, प्राप्त करोगे 8। इसको कैसे याद रखोगे, 11 और 9 20 हो रहे हैं, और ये भी 20 हो रहा है, हो गया ना समान वैसी समान रूप से, ये भी समान ये भी समान, डन। समान करने के लिए आप इसे गफलाबाजी तो करोगे नहीं जैसे हम कर रहे हैं, उसके लिए दोगे आप शिक्षा, और शिक्षा दोगे आप उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा दे रहे हो और एक जो रिमोट एरिया में है, दूरस्थ एरिया में है, उसको भी आप शिक्षा से जोड़ोगे। तो उसके लिए लाओगे फिर आप RTE एक्ट 2009, ठीक है, और 2011 वाला। इस प्रकार आप उसमें याद रख सकते हैं। अब फाइनल वाली बची है हमारे पास 12वीं, फिर उसके बाद में हम इसका तीसरी कर देंगे। अब आओ 11वीं में, सॉरी 12वीं में। इसमें क्या था, दिनांक थी 12वीं की 12 ही, ठीक है, 12 से चलती है 17 तक। अब इसकी थीम क्या थी, 10वीं में हम समान रूप से विकास कर रहे थे, 11वीं में थोड़ा तीव्र विकास कर रहे थे समावेशी। अब इसने किया 12वीं में तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। आपको 11वीं में वो पर्यावरण वाले भी याद रखना है, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ओके। इसी बीच में आपको पता ही वो जो हम पढ़ते हैं SDP, कौन सा नाम था उसका, सतत विकास वाले, वो इसी के बीच में तो आए थे। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना, सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका उद्देश्य स्कूल में परिवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करने और उच्च शिक्षा पर पहुंच के सुधार करना। अब देखो ये आ गया ना, तो इसी बीच में जैसे मान लो आपके SI वाले सिलेबस में डाले हुए हैं जो अपराध है ना उनके संदर्भ में, तो आपसे पूछ ले महिलाओं का कार्यस्थल पर यौगिक उत्पीड़न एक्ट कब पारित हुआ, तो इसी के बीच में आया था ना 13 के बीच में। आपको इस प्रकार इसमें याद रखना है। इसके अलावा क्या हुआ, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिसके बीच में ये टॉपर परियोजनाएं ये चालू होती है। गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित रेट रखी गई 11वीं की तरह 9, प्राप्त हुई 8, तो 11वीं और 12वीं की जो रेट थी वो थी 8, डन। और देखो इसमें जो रेट रखी थी वो रखी थी राष्ट्रीय विकास परिषद ने, जो योजना आयोग का एक पार्ट था ना, उसने ये रेट रखी थी। उसके बाद में नीति आयोग आ जाता है और नीति आयोग योजना आयोग का स्थान ले लेता है, जो कि थिंक टैंक के रूप में काम करता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जिसने 3 मॉडल प्रस्तुत किए, 3 साल का एक्शन एजेंडा, 7 साल का मध्यवर्ती और 15 साल का एक्शन डॉक्यूमेंट्स वाला, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इसकी PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसकी किसी प्रकार की थोड़ नहीं है, ठीक है। उसके मुकाबले सब कुछ फेल है। आपको इसमें याद रखना है सबसे पहले तो एक तरफ आपको सारणी बनानी किस प्रकार, मैं आपको बना के दिखाता हूँ उसमें। जैसे आपने ये सारणी बना ली, बन गई, कट हो गए, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इनका शॉर्टिंग ऑर्डर लिख ली, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा इधर ही आपको लिख लेना कौन सा टाइम में स्टार्ट हुई थी। जैसे टाइम लिखोगे यहाँ लिखना आप मॉडल के बाद में इसकी सक्सेस रेट, मतलब प्राप्त करने की अचीव रेट कितनी थी, कितना हमने प्राप्त किया। दूसरी बात, और प्रमुख रूप से फिर ये आपको यहाँ पर लिखना अदर इफेक्ट
कि पहली में कौन सी इसमें रखा गया, 5 प्रौद्योगिकी बनाई गई, दूसरी में 2 को रखा गया। इस प्रकार आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना। ये आपके मुश्किल से 1 पेज होगा और आपके एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब पिछली एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसको राजस्थान से रिलेट करके भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा हड़चल है नहीं। राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया। तो पहली में कृषि थी, ठीक है, पहला सही है। पंचायती राज प्रणाली प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू की गई थी। तो ये पहली में थी या दूसरी में थी, बताओ आप। क्षेत्र विकास की संकल्पना चतुर्थ योजना में शुरू की गई थी। तो ये देखो, ये कोट्स निकल के आ रहे हैं नहीं, इस प्रकार के, जैसे मैंने आपको वहाँ अंडरलाइन कर दिया था कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तो वही पूछे जाएंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य खाना कार्य उत्पादन थे। तो ये इस प्रकार ही आपसे पूछे जाएंगे कि इसमें उद्देश्य क्या था, इसकी रेट कितनी थी, ठीक है। जो आपने अदर वाली फोल्डर बनाई है, जो मैंने आपको अदर वाली बताई है ना, उसमें आपको इसी प्रकार का लिखना है। जो मुख्य रूप से की पॉइंट्स बनते हैं, जिनको की पॉइंट बोलते हैं, वही आपको लिखने हैं। जैसे क्षेत्र विकास इस चौथी में हो गया, 7वीं में कौन सा हो गया, 7 में टेक्नोलॉजी हो गई। इस प्रकार आपको वहाँ पर लिखना है। तो ये था आज हमारा टॉपिक पंचवर्षीय योजना, जिसको हमने नेहरू जी से लेके मोदी जी तक कंप्लीट रूप से कर लिया, ठीक है। आगामी एग्जाम आपको यहाँ से हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कवर हो जाएंगे। धन्यवाद।